हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का पहला पेपर भारतीय शासन और राजनीति की तीसरी यूनिट हम संसद के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संसद का पहला सदन राज्यसभा के बारे में हमने बातचीत कर ली थी। कल का वीडियो हमारा राज्यसभा को लेकर था। राज्यसभा के गठन किस प्रकार से होता है, उसके बाद में वर्तमान में जो राज्यसभा के गठन में क्या संशोधन किए गए थे 2003 के बाद में, और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, और अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, इस प्रकार का के बारे में जानकारी हमने कल बातचीत में की थी। और ये भी समझाने का प्रयास किया था कि राज्यसभा के पास में ऐसे कौन से जो पावर हैं जो केवल एक लोकसभा से भिन्न है, यानी कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के बीच में के बारे में भी हमने बातचीत की थी। ये राज्यसभा के पास में विशेष अधिकार है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा जो एक संसद का एक अभिन्न अंग है, इसको हम एक लोकप्रिय सदन, निम्न सदन के नाम से भी जाना है। इसको एक निम्न लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन, संसद का निम्न सदन के नाम से भी, ये इसके अलग अलग नाम है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। लोकसभा का जो गठन होता है, लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है और इसकी जो सदस्य संख्या की अगर हम राज्यसभा से तुलना करें तो इसकी सदस्य संख्या भी उसके लगभग एक दुगनी संख्या के आसपास है। और ये लोकसभा एक जनता का सदन होने के कारण या लोकप्रिय सदन होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण पावर भी रखता है। और अधिकांश जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य बनते हैं वो लोकसभा से ही बनते हैं। लोकसभा की गठन का जो प्रावधान है आर्टिकल 81 में इसके बारे में व्यवस्था करी गई थी। और लोकसभा जो पहली बार लोकसभा का जो गठन है वो 6 मई 1952 में किया गया था। कई बार कंपटीशन में पूछते विद्यार्थी, ध्यान दें, इस प्रकार से। उसके बाद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है जो आर्टिकल 81 के अनुसार है कि अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और 552 में से जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं? ये राज्यों का है। ये संघ शासित जो प्रदेश हैं जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रतिनिधित्व है। और 2 व्यक्ति है, ये एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से कुल जो संघ के सदस्य है वो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये वर्तमान की जो कंडीशन करते हैं, वर्तमान में ये इंपोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो हमारे पास में लोकसभा के कितने सदस्य हैं उसकी गणित क्या है, तो वो 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं। उन 545 सदस्यों में से 530 सदस्य हैं। ये 530 सदस्य कहां से आते हैं? ये सदस्य आते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 13 जो सदस्य हैं संघ शासित प्रदेश जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में 2 सदस्य हैं, ये एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में लोकसभा में पहुंचते हैं, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। देश में आम चुनाव के बाद में जब निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जब राष्ट्रपति को भान हो जाता है कि अगर आम चुनाव में कोई भी एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। इस प्रकार से इसकी कुल सदस्य संख्या है वो 545 वर्तमान में है। इसकी जहां योग्यता के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। हालांकि बात का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन ये इसकी जो आयु वाली स्थिति है, कम से कम उसकी जो आयु है 25 वर्ष से प्लस हो, यानी 25 वर्ष से उसकी आयु है वो अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के लिए लोकसभा का गठन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोकसभा के बारे में जो बात करते हैं कि लोकसभा का जो गठन का जो प्रावधान किस प्रकार से है, इसमें जो सदस्य संख्या है वो कितनी है,
ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद में अभी जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, इसमें एक जो संविधान संशोधन किया गया था 84, 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था, और इस संविधान के अनुसार ये प्रावधान किया गया था जो 2001 में जो संविधान संशोधन किया गया था, इसके अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें है वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि 2026 तक लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें हैं उन सीटों में किसी प्रकार का, या विधानसभा की जो सीटें हैं इन सीटों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में भारत में जो लोकसभा है, भारत में लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य है, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति ही चुना जाएगा। जैसे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही चुनाव के लिए योग्य माना जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति ही जीता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ बहुल विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो कुछ कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन कंट्री में बहुल लोकसभा क्षेत्र होते हैं, संसदीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहां पर एक लोकसभा क्षेत्र से कई लोग जीतते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, एक सदस्यीय लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। उसके बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो 1992 में जो पास हुआ था, उसके अनुसार ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव के दौरान जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव स्थगित नहीं होंगे। यानी कि लोकसभा के अगर चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर चुनाव के दौरान किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के चुनाव रद्द नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल का सदस्य है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब चुनाव स्थगित हो सकता है, संबंधित क्षेत्र का हो सकता है। विद्यार्थी इस बारे में जानकारी दे। उसके बाद में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, तो इसका जो कोरम होता है वो 55 सदस्यों का, यानी कि 1/10 है, ये इसका कोरम है। क्या है इसका कोरम है, यानी कि 10वां भाग है, यानी कि 55 मेंबर। जब तक 55 मेंबर लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते हैं तब लोकसभा की कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद में हालांकि सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का है, लेकिन कई बार लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा हमारे देश में 7 बार किया गया था, यानी कि अब तक देश में 7 बार लोकसभा को समय से पूर्व उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको भंग किया गया है। 1977 में, 70 में, 1977, 1979, 91, दिसंबर 77 और अप्रैल 99 और फरवरी 2004। इस प्रकार से अब तक हमारे देश में संसदीय इतिहास में 7 बार लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जा सकते हैं तथा स्थगित किए जा सकते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में कम से कम 6 महीनों का अंतर होना जरूरी है। यानी कि लोकसभा का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसके अधिवेशन को बुलाता है और 2 अधिवेशन होता है। 2 अधिवेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एमपी कहते हैं, ये अपना इस्तीफा है वो लोकसभा के अध्यक्ष को ही देता है। हम ये जानते हैं कि जब लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जा सकता है। जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तब तक लोकसभा का जो पहले वाला अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर रहता है। उसके बाद में जो ही लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद उसकी पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग तक पहले वाला अध्यक्ष रहता है। उसके बाद में प्रोटोम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। प्रोटोम जो स्पीकर होता है वो प्रोटोम स्पीकर चुनाव में, ये एक मान्यता है, ये एक परंपरा विकसित हो गई है कि जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वही लोकसभा का प्रोटोम स्पीकर बनेगा और उसका कार्य होगा नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद में जब इसके नया जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तब उसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो सकता है। और उसके बाद में अगर जो बीच में कोई लोकसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देना चाहे तो वो लोकसभा अध्यक्ष को ही देता है। विद्यार्थी ध्यान दें। और एक और खास बात ये है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, लोकसभा में 2 पद होता है,
एक तो होता है प्रेसिडेंट अध्यक्ष और एक होता है वीपी यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये तो होता है अध्यक्ष, ये होता है उपाध्यक्ष। सबसे जरूरी और खास बात यह है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा देगा तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा। यहाँ अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष तो बात समझ में आ जाती है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को इस्तीफा देगा। लेकिन विद्यार्थी यहाँ ध्यान दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कई बार ये परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होने की वजह से उसका उत्तर गलत हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र या इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र या इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। इस बारे में नॉलेज विद्यार्थी आप लोग ध्यान रहे, इस प्रकार से जीके का प्रश्न आता है। उसके बाद में आर्टिकल 108 यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति बुलाता है। इसमें भी दो चीजें ध्यान रखना, अधिवेशन बुलाना तो देश का राष्ट्रपति बोलेगा यानी कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति तो अधिवेशन बुलाता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 108 यानी कि आर्टिकल 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो कार्य है वो कार्य राष्ट्रपति का है। विद्यार्थी ध्यान दें इस बारे में। उसके बाद में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक का जो प्रावधान है या इसकी धन विधेयक के बारे में जो जानकारी है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 110 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 110 है वो धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में जानकारी देता है। तो अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद में धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, केवल सामान्य विधेयक है। अगर कोई सामान्य विधेयक है और सामान्य विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने मना कर दिया है, या राज्यसभा ने सामान्य विधेयक को पास कर दिया है, लोकसभा ने मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन में करीब करीब जो जीत है वो लोकसभा की होती है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य संख्या ज्यादा होती है। अब तक जो भी अधिवेशन बुलाया गया है 3 बार इसका जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और तीनों ही बार में इसके संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की जीत हो गई है। पहला जो संयुक्त अधिवेशन है 6 मई 1961 को बुलाया गया था। 6 मई 1961 को देश निरोधक विधेयक, प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पहली बार ये आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा संयुक्त अधिवेशन 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर बुलाया गया था। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी और देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय बुलाया गया था। और तीसरी बार जो ये बुलाया गया था उस समय 26 मार्च 2002 की घटना है जब पोर्टो पारित हुआ था, यानी कि ये एक इस प्रकार का जो विधेयक था, तो उस प्रकार से इसमें एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बोला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से 3 बार अभी तक हमारे देश में आर्टिकल 108 यानी कि अभी तक देश में संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। और तीनों जो एक महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के लिए जो जीके के लिए खास करके है, इस तीनों ही संयुक्त अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था। तीनों ही में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया, 2 बार तो सांसद के रूप में और 1 बार देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। उसके बाद में अब अगर हम संसद की बात करें तो आज की जो संसद की बात अलग है और पहले जो संसद हुआ करते थे उसकी बात तो बहुत अलग है। आजकल तो एक सामान्य जो जनप्रतिनिधि भी बनता है तो वो भी अपना जो तामझाम अलग से रखता है, अपना अलग से डेकोरम रखता है। लेकिन पहले की अगर घटना करें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, उस समय की
या नेहरू जी के समय की या राजीव जी की, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करें तो उस समय जो जनप्रतिनिधि होते थे वो एक सामान्य जीवन जीते थे। आज जो हमारा देखने को मिलता है इस प्रकार का नहीं था। एक नेहरू जी के बारे में भी वृत्तांत कहा जाता है कि एक बार जब नेहरू जी सभा को संबोधित करे थे, संबोधित करने के बाद में आज़ादी की रिसेंटली जो घटना थी, आज़ादी के बाद की घटना थी, सभा को संबोधित करते थे और बता रहे थे कि भाई हम देश को आज़ादी मिली है, आज़ादी हमने कितने परिश्रम से प्राप्त किए और देश के बारे में आगे क्या भविष्य के बारे में किस प्रकार से चिंतन करना है। तो इस टाइप के वो भाषण कर रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद में एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, और उन्होंने नेहरू जी का कुर्ता पकड़ के पूछा कि आज़ादी के बाद में हमें क्या मिला है। तो नेहरू जी ने कहा था कि ये कुर्ता पकड़कर जो आपने मिलकर प्रश्न पूछा है, ये अधिकार हमें मिला है, ये आज़ादी से पहले हमारे पास में अधिकार नहीं था। तो इस टाइप की जो उस समय के लोगों का व्यक्तित्व था। हम अटल बिहारी वाजपेयी और जगदीश प्रसाद माथुर की बात करें, जब 1957 में वो पहली बार सांसद बने थे तो 6 महीने तक वो दिल्ली में चांदनी चौक से संसद के 6 महीने तक पैदल ही जाया करते थे। तो इस प्रकार से जो लोकसभा के जो मेंबर्स थे, पहले के जो मेंबर इस प्रकार के थे, आज की मेंबर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये हमने पहले कह दिया था कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा और ये आर्टिकल 93 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्ताव किए जाएंगे। वित्त विधेयक के बारे में मैं आपको अलग से डिस्कस बताऊंगा, क्योंकि ये विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 54 कहता है कि लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इस प्रकार की भी प्रावधान है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये लोकसभा के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी दे देते। लोकसभा के बारे में और कुछ जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।